बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 21 मार्च और दिन है जुम्मे का। 3 खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर तो ये है कि नवाज शरीफ जो हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। ये मामला क्या है, क्या गुफ्तगू चल रही, इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरे नंबर पर नाजरीन, इस रिजीम को, इस चुनतखिब रिजीम को सबसे बड़ा झटका पहुंचा है, क्योंकि ये कहा जा रहा था जी कि हम जो है वो अमेरिका का असलहा जो कि वो छोड़ गए थे अफगानिस्तान में, जब वो अफगानिस्तान से निकल रहे थे, हम वो असलहा उन्हें वापस लेकर देंगे, हम उनसे लड़ेंगे अफगानियों से और एक नई जो जंग है वो छेड़ेंगे और अमेरिका इसमें हमारी मदद करेगा और हमें डॉलर्स देगा। ये जो एक थ्योरी थी जी, ये नाकाम हो गई है। एक बड़ा झटका इस रिजीम को पहुंचा है, क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए हैं और गुडविल जेस्टर ये अफगानिस्तान की जानिब से पहले शो किया गया है। कुछ मुज़ाकरात हुए हैं और अब ये जो प्लान अगर था तो ये अब नहीं हो सकता ऐसा। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। और आखिर में जी, कैसे ताकतवर हलके जो हैं अपना प्लान फ्लॉप होने पर इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का वो शिकार हैं, गुस्सा किसी तरीके से निकालने की कोशिशें कर रहे हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी मैं आता हूँ कि प्लान और जो थ्योरी एक चल रही थी अफ़गानिस्तान के हवाले से, कहा यह जा रहा था जी कि एक मरतबा फिर से अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो छेड़े जाएंगे और इस चीज़ को बुनियाद बनाकर छेड़ा जाएगा जी कि अफ़गानिस्तान से यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है और उसमें जो असलहा इस्तेमाल किया जा रहा है वो वाला असलहा है जो अमेरिका छोड़कर गया था अफ़गानिस्तान में। ये एक बयान भी है सेनेटर इरफान सिद्दीकी का, और उन्होंने कहा भी जी कि अमेरिका को असलहा लेना चाहिए। यानी कि इन बिटवीन द लाइन ये मैसेज दिया गया जी कि दहशतगर्दी भी बढ़ रही है और अगर ये इस तरह से बढ़ती गई तो फिर इसका रुख आपकी तरफ भी हो सकता है, अमेरिका को कहा गया। और फिर इसमें यह भी हो सकता है कि आपका असलहा चूँकि इस्तेमाल हो रहा है तो हम ऐसा करेंगे जी, हम लड़ेंगे ताकि इस दहशतगर्दी को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, आपकी तरफ इसका रुख ना हो। और फिर आपका असलहा भी तो आप अफ़गानिस्तान छोड़ कर आए थे, हम वो असलहा भी आपको वापस लेकर देंगे, आप हमारी मदद करें, हमारी सपोर्ट करें, हमें जो कुछ डॉलर्स हैं वो दें और हमारी ये जो चुनतखीब रजीम है ये इसी तरीके से चलती रहे। ये जी सारी एक थ्योरी जो है वो बनी थी। अब इसमें डेवलपमेंट क्या हुई है कि अफ़गानिस्तान ने एक अहम कैदी जो कि अमरीकी था उसे गुडविल जेस्टर के तौर पर अमेरिका को सपुर्द कर दिया है और इसमें जी जो कोशिशें की गई हैं वो ज़ल्मे खलीलज़ाद की जानिब से हैं। अच्छा, ये खबर बताने से पहले मैं ज़ल्मे खलीलज़ाद का आपको छोटा सा तारुफ करवा दूँ। ये इस खत्ते के हवाले से पहले भी ट्रंप के एडवाइज़र रहे हैं, उसके करीब रहे हैं, और जो मुआहदे हुए थे अमेरिका जो वापस गया था वो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने ही जो है उसमें इंपॉर्टेंट रोल था। और ये इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बड़ा खुलकर ट्वीट्स कर चुके हैं और इस चुनतखिब रजीम को हटाने के हवाले से भी खुलकर ट्वीट कर चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि आपने हल्का नहीं लेना, आप जो है वो चीज़ों को हल्का ले रहे हैं। ख़ास तौर पर जो विल्सन कुछ बिल्स वगैरह ला रहे थे तो आप इसको यूँ ना समझे कि ये यूँ ही चीज़ें की जा रही हैं, ये पॉलिसीज़ हैं इस वजह से की जा रही हैं। अब ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जी अफ़गानिस्तान में एक उनसे जो कुछ मुज़ाकरात, कुछ गुफ्तगू जो है वो हुई है और ख़बर के असल में उसकी तरफ आता हूँ। और इस पर ज़ल्मे खलीलज़ाद ने ट्वीट भी किया है, आज का दिन खुशी का दिन है, हमने एक अमरीकी शहरी जॉर्ज ग्लेसमैन की रिहाई हासिल करने में कामयाबी हासिल की है, जो काबुल में 2 साल से कैद था। तालिबान हुकूमत ने इसे प्यूटस और अमरीकी अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बे के तौर पर रिहा करने पर इतफाक़ किया। जॉर्ज अपने ख़ानदान के पास घर वापस जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बैरून मुल्क कैद अमरीकी शहरियों की आज़ादी और वापसी को अपनी अवलीन तरजीहात में शामिल किया है। इस अहम कोशिश में मुआवनत करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। तो ये गुडविल जेस्टर भी शो किया गया कि हम तो लड़ना नहीं चाहते हैं आपके साथ। तो अब आप सोचें, उस थ्योरी को अपने जहन में रखें कि ये जो कहा जा रहा है जी कि हम असलहा लेंगे और दहशतगर्दी अगेंस्ट लड़ेंगे और अफगानिस्तान के साथ लड़ेंगे, आप हमें डॉलर दें, तो ये तो ताल्लुकात ठीक कर है, तो वो क्यों आपको सपोर्ट करेगा कि आप जाकर जो है वो उनके साथ लड़ें। तो ये जो मामला है जी ये ख़त्म हो गया और ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक बहुत बड़ी खबर है आलमी मंजरनामे पर भी। और ट्रंप ने जो कहा था ना कि मैं अमन चाहता हूँ और जंगें ख़त्म करूँगा,
यूक्रेन में भी वो यही कर रहा है और अफगानिस्तान के मामले के ऊपर भी वो यही कर रहा है। और फिर अफगानिस्तान ने जो जेस्चर शो किया ये कैदी को रिहा करने के बाद, उनकी तरफ से भी ये पैगाम है जी कि हम कोई लड़ना नहीं चाहते। असलहा ये भी है कि भाई चलें आप असलहा वगैरह लेना चाहते हैं, आपको असलहा जो है वो वापस कर देते हैं, इस तरह का भी जेस्चर हो सकता है। लेकिन उसमें ज़ाहिर सी बात है वो अपनी भी कुछ बातें वगैरह बनाएंगे, क्योंकि यूएस एड जो अफगानिस्तान को दी जा रही थी वो बंद कर दी गई। तो इसमें जी अगर वो बेहतरी होती है तो वापस दिया जाता है और उनको एक सपोर्ट मिलती है तो हुकूमत फिर इसी तरह से अफगानिस्तान में भी चलती रहेगी। तो एक बहुत बड़ी खबर है जी जो कि सामने आई है। अब ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं उनकी आप ट्विटर के ऊपर उनकी टाइमलाइन देखें और उनकी तकरीबन आप जब से ट्रंप आए हैं उन्होंने हल्फ उठाया उसके बाद से लेकर अब तक की जो ट्वीट्स हैं वो उठाकर देख ले। बहुत क्लियर इन्होंने ट्वीट्स की हुई हैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से और इस रजीम के हवाले से, और वो ये किरदार अदा कर रहे हैं। और इसको इस नज़र से भी आप देखना है कि इस खित्ते के हवाले से चूँकि उन्होंने पहले भी रोल प्ले किया था और पाकिस्तान भी इसी खित्ते में आता है, तो पाकिस्तान के हवाले से अगर वो कोई रोल प्ले करते हैं तो यहाँ पर इमरान खान साहब की रिहाई और यहाँ पर रजीम चेंज की जो तब्दीली है वो आप कन्फर्म समझें। एक तो ये। दूसरे नंबर पर जी हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब हैं, मैं इनका एक बयान आपके सामने रखना चाहूँगा, ये इमरान खान साहब से मुतल्लिक। वो कहते हैं इमरान खान एक गैर मामूली बहादुर शख्स है। जो जंग इमरान खान ने लड़ी है पाकिस्तान की तारीख में ऐसी जंग किसी और सियासतदान ने नहीं लड़ी। उन्होंने इसे आर्ट का दर्जा दे दिया है। मैं दर्जनों मरतबा उनकी बहादुरी का जो एतराफ़ है वो कर चुका हूँ। तो एक मरतबा फिर से हफीज़ुल्लाह न्याज़ी ये बड़े नाकिद है इमरान खान साहब के, इमरान खान के रिलेटिव हैं लेकिन फिर भी नाकिद हैं, और ये इमरान खान साहब की एक मरतबा फिर से इन्होंने जो तारीफ़ है वो कर दी। और अब मेरे ख्याल से ये जो बात कर रहे हैं ना हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, ये अब ओपन हो चुकी है। अब सब ने खुद अपनी आंखों से देख लिया है कि जिस बहादुरी से इमरान खान साहब अभी भी जेल में मौजूद है और जिस बहादुरी से इमरान खान डटे हुए हैं, नफसियाती दबाव हर तरह का दबाव डालकर देख लिया, इमरान खान टूट नहीं रहा। दूसरी तरफ जी ताकतवर हल्के जो है वो ज़रा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। ये मुनीब फारूक साहब का एक मैं आपको स्टेटमेंट बताना चाहता हूँ जी, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कौमी मुजरिम समझती है, इमरान खान के लिए कोई रिलीफ नहीं है, वो जेल के अंदर है, वो जेल के अंदर ही रहेंगे। अभी तो GHQ और जिना हाउस हमला केस का फैसला आना है, इसमें भी इमरान खान को सज़ा होगी क्योंकि इन्होंने निज़ाम अदल में जड़ें मजबूत कर ली हैं। अच्छा, GHQ और जिना हमला केस मतलब 9 मई को कितना टाइम हो गया, अभी तक इमरान खान के ऊपर ये केस रजिस्टर ही नहीं हुआ, यानी कोई ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ इन दोनों केसेस का। मतलब ठीक है केसेस वगैरह हैं लेकिन इसकी समातें अभी शुरू नहीं हुई, इमरान खान के ऊपर ट्रायल का आगाज़ नहीं हुआ। तो ये पहले ही बता रहे कि अभी इनमें भी फैसला आना बाकी है और इसमें भी इमरान खान को सज़ा होगी। भी आप कैसे कह सकते हैं सज़ा होगी? ट्रायल तो अदालतों में चलना है, फिर सारा ट्रायल चलता है, सबूत पेश किए जाते हैं, गवाह पेश किए जाते हैं, उसके बाद अदालतें जो फैसला वो देती हैं। इससे आप ये समझ लें जी कि वहाँ पर किस कदर फ्रस्ट्रेशन है। और अब जो है वो फाइनली इस चीज़ से भी कोशिश की जाएगी कि ये भी डाल के इमरान खान को सज़ाएं सुना दी जाएँ। तो सज़ाएं सुना देंगे तो क्या होगा, इमरान खान को ऑलरेडी जिस केस में आपने सज़ा सुनाई हुई है 14 साल की, वो उम्र कैद की है एक किस्म की, तो वो तो जेल में ही है। तो इमरान खान तो कह रहे हैं जी सारी ज़िंदगी जब तक जिंदा हूँ जेल में रहना पड़ा तो मैं जेल में रहूँगा। इमरान खान तो छोड़ें, जो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाया गया था ना, उन्हें जब अदालत में पेश किया गया, जब वो अदालत से जेल में उनको ले जाया जा रहा था ना, तो उन्होंने हाथ में हथकड़ी पहनी हुई थी, तो हथकड़ी को वो चूम रहे थे और विक्ट्री का निशान बना रहे थे। तो ये तो इमरान खान का एक फॉलोअर है जो एक सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ट्विटर अकाउंट उसका अपना है वो चलाता है, उसके ऊपर उसको गिरफ्तार किया गया। तो वो अगर उसकी हिम्मत और बहादुरी ये है कि वो विक्ट्री का साइन बना रहा है, हथकड़ियों को चूम रहा है, तो इमरान खान तक तो आप छोड़ें, आप कैसे पहुंचेंगे। तो इनसे हर मरतबा मिसकैलकुलेशन हुई है और अब ये फ्रस्ट्रेशन में ये सारे काम कर रहे हैं क्योंकि अब वापसी के रास्ते इन्होंने खुद बंद कर लिए अपने लिए, इस कदर ये चीज़ों में आगे जा चुके हैं। तो अप्रैल का महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार अपने व्लॉग्स में बताता हूँ, अप्रैल का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। APC भी होगी, तहरीक भी चलेगी और आलमी सतह पर भी कुछ बड़े फैसले होंगे और फिर पाकिस्तान का रुख भी जो है वो किया जाएगा। और जाहिर सी बात है जब आलमी सतह पर तब्दीलियाँ आ रही होती हैं तो फिर पाकिस्तान में भी जो तब्दीलियाँ हैं वो भी आएंगी। आगे चलते हुए जी एक और ख़बर आपके साथ शेयर करनी है और ये ख़बर है जी मौजूदा चुनतखब हुकूमत से मुतल्लिक। नवाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है जी कि उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। मुख्तलिफ ये जो दावे हैं वो सामने आ रहे हैं। अच्छा खैर, इसमें एक बात आपको बताऊं कि नवाज शरीफ जब से पाकिस्तान वापस आए ना तब से वो एक मरतबा बाहर नहीं गए, यानी कि ना उम्रे पे गए वो, अभी सारा टब्बर जो है वो गया हुआ है उम्रे पर।
نہ ویسے کسی دورے کے اوپر وہ گئے ہیں. وہ پاکستان میں ہی ہے. شہباز شریف مریم نواز دونوں جا رہے ہیں لیکن نواز شریف نہیں جا رہے. نہ ہی یہاں پر وہ کسی طرح کی پولیٹیکل یا کسی امپورٹنٹ رول میں وہ ہیں. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی وہ نہیں ہوتے. تو پھر دوسری طرف آپ دیکھیں جی خواجہ آصف صاحب اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ نواز شریف ذرا طبیعت ٹھیک نہیں اور وہ باہر انہوں نے عمرے کے اوپر بھی وہ جانا چاہتے ہیں. مطلب ہے کہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ ان کو جانے نہیں دیا جا رہا اور ایک طرف اس خواہش کا اظہار ہو رہا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں, ان کی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو آخر کیوں ان کو جو اجازت ہے وہ نہیں مل رہی باہر جانے کے لیے؟ اس کی جو ریزن سمجھ میں آتی ہے وہ پھر ظاہر سی بات ہے باہر جا کر آپ ایک دم سے جب انقلابی بن جاتے ہیں. خیر ابھی تو ہر طرف آپ ہی کی حکومت ہے منتخب, لیکن بہت جلد آپ گرنے والے ہیں. تو اگر آپ کو اس ٹائم پہ باہر چھوڑ دیا جاتا ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ خود کو پھنسا کے اور آپ جو ہے وہ باہر بیٹھ کر موجے کریں. تو یہ ایک چیز اس حوالے سے سمجھ میں آتی ہے. لیکن کوششیں کی جا رہی ہیں جی یہ بنانے کی کہ وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو اجازت نہیں مل رہی. خواجہ آصف صاحب نے ایک اور بڑا امپورٹنٹ بیان دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی کو بہت دنوں سے فون کر رہا ہوں, فون نہیں اٹھا رہے. نواز شریف سے 2 بار ملنے گیا, انہوں نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آصف زرداری صدر ہے اس لیے اجلاس میں نہیں آئے. تو یہ جی اس حکومت کی اس وقت صورتحال بن گئی ہے. یہ ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ اب یہ کریں تو کریں کیا. یہ اتنے زیادہ پھنس چکے ہیں. محسن نقوی ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے, لیکن اتنے امپورٹنٹ چیزیں ہیپننگز ہوئی ہیں. ثانیہ جعفر ٹرین کا جو ہوا اس کے بعد سے وہ بالکل منظر عام سے غائب ہے. کوئی ان کا جو ہے وہ ابھی تک, ویسے تو پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کا معاملہ ہو تو 6 پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, اس واقعے کے اوپر ابھی تک کوئی پریس کانفرنس نہیں انہوں نے کی. وہ تو سرفراز بگٹی جو کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر, وہ خود آ کر پریس کانفرنس انہوں نے کی اور چیزیں بتانا پڑی. پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اتنا امپورٹنٹ اجلاس تھا, اس میں محسن نقوی نہیں آئے. محسن نقوی کے استعفے کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے. اور پھر اسی وزارت میں پرویز خٹک اور طلال چودھری دونوں کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے, وہ بھی وہ وزارت دیکھ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد نواز شریف جو ہیں وہ بھی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں نہیں آتے, منظرنامے سے وہ غائب ہیں بالکل. اور اب جی ان کی طبیعت کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ خراب ہے اور ان کی خواہش ہے جی کہ وہ جائیں. تو اگر ان کی خواہش تھی کہ وہ جائیں تو وہ آخر گئے کیوں نہیں سعودیہ؟ ابھی نواز شریف مریم نواز دونوں, شہباز شریف مریم نواز دونوں گئے ہوئے ہیں عمرے کے اوپر, سعودیہ گئے ہوئے ہیں, تو وہ بھی جا سکتے, تو وہ کیوں نہیں جا رہے؟ تو یہ ساری اگر آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں تو اسے یہ سمجھ لگ رہا ہے جی کہ نواز شریف کو جانے نہیں دیا جا رہا, اور اب وہ یہ چاہتے ہیں اور کوششیں کریں جی کہ ان کو جانے دیا جائے. جہاں تک آصف زرداری کی بات ہے تو اس کو بھی وہ دیکھیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں جی کہ ان کی جو پارٹی تھی بلاول جو تھے وہ اس اجلاس کے اندر موجود تھے, تو آصف زرداری کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن پی ٹی آئی میں بھی تو علی امین گنڈا پور تھے نا اس اجلاس کے اندر, تو پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں آئے. تو یہ مطلب ہے کہ ادھر سے اگر بلاول آج تک زرداری نہیں آتے تو ٹھیک ہے, یہاں سے علی امین گنڈا پور آتے ہیں لیکن پارٹی والے نہیں آتے تو ٹھیک نہیں ہے. اور علی امین گنڈا پور نے بھی اس اجلاس میں شرکت کے بعد یہ کلیئر بتا دیا ہے کہ آپریشن آپ کو کے پی میں نہیں کرنے دیں گے. مولانا فضل الرحمان کا بھی یہی ہے اور اے این پی بھی یہی چاہ رہی ہے, لیکن خیر انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹس نہیں دی. تو علی امین گنڈا پور نے تو کلیئر اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اگر آپ کہیں گے جی کہ آپریشن کرنا ہے تو آپریشن ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. یہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, ایک سی ایم ہے, انہوں نے یہ جو ہے وہ ایک انٹرویو ندیم ملک کو دیا اور اس میں واضح ان کی جانب سے جو الفاظ ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں. تو یہ جی آج کی کچھ عام ترین تفصیلات تھی, میں دیکھ لوں. آخر میں آپ کو عدالتوں سے بھی یہ خبر دیتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ہاق خان صاحب جو تھے وہ پہلے ان کی طرف سے کچھ ایکشنز ہوئے جی, اور اب جو الیکشن ٹریبیونل وہاں پر بنائے گئے تھے ان ٹریبیونلز کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے. اس پر جسٹس بابر ستار بھی بولے ہیں. خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ ججز اختیارات کی جنگ میں شدت, ماتحت عدلیہ کے لیے قائم مقام ہائی کورٹ کے لیے قائم ہائی کورٹ ججز ٹریبیونل کی تبدیلی پر نیا تنازع کھڑا ہو گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے پرانے ٹریبیونلز جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اسحاق خان نے قائم مقام چیف جسٹس کی جانب سے پرانے ٹریبیونلز کی موجودگی میں نئے ٹریبیونل کے لیے نامزدگی کرنے اور صدر کی جانب سے تعیناتی کی منظوری دینے پر اہم سوالات کھڑے کر دیے. پرانے ٹریبیونلز نے اپنے آج کے آرڈر میں کہا ہے کہ ٹریبیونل کی موجودگی میں قائم مقام چیف جسٹس کو نئے ججز کو ٹریبیونل کا ممبر نامزد کرنے کا اختیار حاصل نہیں. وفاقی حکومت اور صدر کے پاس بھی ٹریبیونل کی تشکیل نو کا اختیار نہیں تا وقت کوئی اسامی خالی نہ ہو. پرانے ٹریبیونل کی جانب سے 13 مارچ ماتحت عدلیہ کے ججز کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا, جس کے بعد صدر نے پرانا ٹریبیونل تبدیل کر کے 18 مارچ کو نیا ٹریبیونل تشکیل دے دیا تھا. پرانے ٹریبیونل نے اپنے آرڈر میں صدر کے اختیار
استعمال اور قائم مقام چیف جسٹس کے اختیار استعمال کو غیر قانونی جو ہے وہ قرار دیا ہے. تو غیر قانونی کام کیے جا رہے ہیں قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے, اور ان کے اپنے ججز ان کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے ہیں. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ویلاگ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.